नमस्कार, मैं हूं सुधीर कुमार। इतिहास के आईने में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे व्यक्ति की कहानी शेयर करूंगा जो किसी फिल्म या नोवेल से कम इंटरेस्टिंग नहीं है। यह स्टोरी है एक ऐसे साधारण बालक की जो अपने तेज दिमाग, पराक्रम और साहस से सम्राट बना और अपने आध्यात्मिक जीवन की खोज में संन्यास ग्रहण कर लिया और अंततः अपने शरीर का त्याग कर दिया। संभवतः अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की। इतिहास के पन्नों में चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट या साम्राज्य निर्माता, राष्ट्र निर्माता, मुक्तिदाता तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी चाणक्य के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती है, या यूँ कह लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का सूत्रधार चाणक्य ही है। चाणक्य से ही चंद्रगुप्त मौर्य की इस कहानी का आगाज होता है। चाणक्य तक्षशिला में एक आचार्य थे, लेकिन उनका मन यूनानियों के गुलामी से हमेशा व्याकुल रहता था। इसलिए उन्होंने निश्चित किया कि वो यूनानियों की सत्ता भारत से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए उन्होंने नंद शासक घनानंद से मुलाकात किया, लेकिन घनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। उसी दिन चाणक्य ने यह प्रण लिया कि एक न एक दिन वो नंदों का शासन भारत में समाप्त करके ही रहेंगे और साथ ही साथ यूनानियों की सत्ता को भी भारत से उखाड़ फेंकेंगे और एक स्वतंत्र और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। फिर क्या था, एक अखंड भारत के निर्माण का सपना लिए चाणक्य देश भर में भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते एक दिन वो पिपली वन के जंगलों में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा एक बालक राज किला खेल खेल रहा है, जिसमें स्वयं वो राजा बना है और उसके साथ ही मंत्री और सैनिक बने हैं और उनके सबूतों के आधार पर राजा निर्णय कर रहा है। यह दृश्य देखकर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत ही प्रभावित हुआ और उनको अपने साथ लेकर पाटलिपुत्र आ गया। चाणक्य ने हर प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराई चंद्रगुप्त मौर्य को। युद्ध कौशल से लेकर राजनीति, कूटनीति सब कुछ सिखाया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह से तैयार हो गए तो वह निकल पड़े नंदों के शासन को समाप्त करने के लिए। हालांकि शुरुआत में उनको सफलता नहीं मिली, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी परेशान और हतोत्साहित हो गए। लेकिन एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने सुना कि एक माँ अपने बेटे को डांटते हुए कह रही है कि क्या तुम चंद्रगुप्त मौर्य की तरह रोटी बीच से खा रहे हो, पहले किनारे से खाओ। यह बात सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने रणनीति में बदलाव किया और फिर नंदों के सीमावर्ती प्रदेशों को जीतने की रणनीति बनाई। इसी क्रम में चंद्रगुप्त सिकंदर से भी मिला, लेकिन किसी कारण से सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से नाराज हो गया और उन्हें मार डालने का आदेश दिया। किसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की कैद से भाग निकले और भागते भागते जंगल में एक वृक्ष के नीचे जब आराम कर रहे थे तो उनके सामने एक शेर आ गया। शेर ने चंद्रगुप्त मौर्य के आंखों में देखा। शायद शेर को चंद्रगुप्त मौर्य की आंखों में सवा शेर दिखाई दिया और भारत का पहला सम्राट भी दिखाई दिया। इसलिए शेर चुपके से वहां से निकल गया। खैर, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सेना को संगठित करना शुरू कर दिया और अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया और एक एक करके घनानंद के सीमावर्ती प्रदेशों को जीतने लगे और अंततः 321 बीसी में घनानंद को पराजित कर मगध की गद्दी पर बैठे और भारत के बने पहले सम्राट और भारत में प्रथम साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य निर्माण के क्रम में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ अपने राज्य का विस्तार किया। इसी क्रम में उन्होंने अपना सबसे प्रमुख युद्ध 304-5 बीसी में यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। फिर भी दोनों के बीच एक संधि भी हुई। इस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी, ढेर सारे सोने के सिक्के भी दिए। बदले में सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। यह भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी था और दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, गंधार, बलूचिस्तान और काबुल का क्षेत्र भी मिला। इस प्रकार चंद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा जितना पहले कभी नहीं था, न चंद्रगुप्त मौर्य के पहले और न चंद्रगुप्त मौर्य के बाद।
चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत का निर्माण किया। इतिहासकारों का भी मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस अखंड भारत का निर्माण किया था, जिस प्राकृतिक सीमा का निर्माण किया था, उस प्राकृतिक सीमा को न अन्य भारतीय शासक, न सल्तनत, न मुगल और न ही ब्रिटिश प्राप्त कर पाए। वो हमेशा इस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त करने के लिए तरसते रहे। इस तरह अखंड भारत का निर्माण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के विचारों में परिवर्तन आया। उनकी आध्यात्मिक चेतना जग उठी और वो जैन धर्म के प्रभाव में आ गए। इसी बीच मगध में अकाल पड़ा और इस अकाल को देखकर चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही दुखी हुए और भद्रबाहु के साथ दक्षिण यानी श्रवणबेलगोला पहुंच गए और वहां पर उन्होंने संथारा पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो ये थी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की, जो किसी प्रेरणादायक किताब से कहीं ज़्यादा अच्छी है। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कैसा भी बैकग्राउंड हो, कितनी भी समस्याएं हों, हमें अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पाने की लगातार कोशिश करते रहना चाहिए और हमें वो सब कुछ अर्जित करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समान सभी भौतिक चीज़ों का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हमने संसार से लिया है उन चीज़ों को संसार को लौटाना हमारी जिम्मेदारी भी है। सिकंदर की जीवनी से भी हमें यही सीख मिलता है कि हम यहाँ से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, सब कुछ हमें यही छोड़ के जाना होता है और यही बात इतिहास भी हमें सिखाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।